आपके साथ सुरभि राजपूत, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी संसद के तीसरे हफ्ते में हुए कार्यवाही के दौरान बवाल जो हुआ उसकी। बीते दिनों जब संसद की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो उस दरमियान कुछ ही मिनटों के बाद इस कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया और राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां 11:30 बजे संसद की कार्यवाही राज्यसभा में भी स्थगित कर दी गई। हालांकि 12 बजे दोनों ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन 10 मिनट में हंगामे के बाद इस सदन की कार्यवाही को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस बीच अब खबर है कि सोमवार को कई अहम विधेयक सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे और इन विधेयकों को पेश करने के लिए चर्चा भी होगी। पेश करने के बाद तो ऐसे में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन और अपने तमाम सांसदों से अपील की है कि वो 10, 11 और 12 3 दिन सदन में पूरी उपस्थिति दर्ज कराएं। सभी सांसद सदन में उपस्थित हो, क्योंकि लगातार विपक्ष कह रहा है कि जो विधेयक एफसीआरए पेश होना है उसे ध्वनि मत से या फिर बिना चर्चा के पास होने के लिए वो नहीं दे सकते। ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। और ये विधेयक है क्या, इसमें क्या प्रावधान है और इस विधेयक को इस विधेयक को जो पेश करने के बाद चर्चा होगी, विधेयक से किसको फायदा किसको नुकसान होगा, आपको सारी चीजें आज मैं डिटेल में बताऊंगी। इससे पहले यहां पर आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही एक बार फिर से 10 अगस्त को यानी कि इस परसों सोमवार 11 बजे के लिए स्थगित है। 11 बजे के बाद फिर से कार्यवाही की सुचारू रूप से शुरुआत होगी और परसों का दिन काफी अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती है विधेयक को पास कराना, चर्चा करना, लेकिन विपक्ष बिल्कुल भी मूड में नहीं दिख रहा। विपक्ष की तरफ से कहना है कि जो विधेयक अभी तक सदन में हमने देखा कि बिना किसी बातचीत के, बिना किसी चर्चा के पास हो गए, वो इस विधेयक के साथ नहीं हो सकता। एफसीआरए बिल है और इसको लेकर कांग्रेस ने अभी से ही कमर कस ली है। दरअसल इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों से अनुरोध किया गया है कि वे इन 3 दिनों के दौरान अपने तमाम जो सांसद हैं उनकी मौजूदगी निश्चित करें। कांग्रेस चाहती है, उन्होंने अपने सांसदों से भी 10, 11, 12 3 दिन के लिए उन्हें अनुरोध किया है कि तमाम सांसद सदन के अंदर उपस्थित हो और जो इंडिया गठबंधन के और घटक दल है वो भी वहां पर उपस्थित हो। वहीं बीजेपी ने भी अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। हालांकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री अरुण राम मेघवाल ने अगले हफ्ते के संभावित सरकारी कामकाज जो की जानकारी भी दे दी है। उसमें फिलहाल एफसीआरए बिल या संविधान संशोधन बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है। विपक्ष अभी तक अमित शाह की मौजूदगी की बात करता रहा। उनका कहना है कि अमित शाह को सदन के अंदर आकर जवाब देना होगा। उनके जो सवाल हैं, 20 जुलाई के दिन जंतर मंतर पर जो कानूनी कार्रवाई की गई, छात्रों के खिलाफ जो बर्बरता की गई, उसका जवाब विपक्ष मांग रहा है और पूरी उम्मीद है कि सोमवार के दिन अमित शाह सदन में पहुंचेंगे और सदन के अंदर सवालों के जवाब भी शायद विपक्ष को अपने मिल सकते हैं। ऐसे में यह बैठक संसद भवन में लगभग 1 घंटे तक भी चली थी और चूंकि कल भी जब सदन की शुरुआत हुई तो उससे पहले 45 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाश्ते टेबल पर मिले, उनके साथ बातचीत हुई और पूरी उम्मीद थी कि तीसरे हफ्ते का जो आखिरी दिन था शायद वो कामकाज के बीच बीते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुश्किल से 1 घंटे भी सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी और दोनों ही कार्यवाही को सोमवार 11 बजे सुबह तक के लिए मजबूरन स्थगित करना पड़ा। और ऐसे में ये अब सोमवार का दिन काफी अहम है क्योंकि सोमवार को सरकार चाहती है कि बचे हुए विधेयकों पर चर्चा हो जाए और बातचीत हो जाए, लेकिन अब सोमवार का दिन भी कैसे बीतता है वो तो खैर आने वाला समय तय करेगा। और कांग्रेस स्पष्ट रूप से कह चुकी है, कांग्रेस केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर कड़ा रुख उन्होंने अपना यहां पर दर्ज कराया है। विरोध देखने को मिल रहा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब संसद का कामकाज सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तब सरकार इतने महत्वपूर्ण बिल को जल्दबाजी में पारित नहीं करा सकती। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है, क्योंकि हमने देखा कि वंदे मातरम बिल हो, चाहे एंटी पेपर लीक बिल हो या फिर जो दूसरे बिल पास कराए गए सदन में वो ध्वनि मत से पास कराए गए और बवाल के बीच ही पास कराए गए। तो अब कांग्रेस का कहना है कि जो जरूरी बिल है, चाहे वो एफसीआरए हो या फिर परिसीमन हो या महिला आरक्षण हो,
ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। एक लंबी चर्चा होगी और लंबी चर्चा के बाद ही इस बिल को सरकार पास करा ली पाएगी। ध्वनि मत से तो होना बहुत मुश्किल होगा, ये कांग्रेस स्पष्ट रूप से पहले ही कह चुकी है। ये बिल है क्या, किसको फायदा किसको नुकसान, पहले आप ये समझिए। दरअसल इस बिल में उनका आरोप है कि ये इसका जो असर होगा वो लाखों लोगों, गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस विधेयक का जोरदार विरोध करेगी और इसे पारित नहीं होने देगी। सरकार के 22 जुलाई को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार वैश्विक वित्तीय नेटवर्क, डिजिटल लेनदेन और सीमा पार फंडिंग व्यवस्थाओं की तेजी से बढ़ने से वित्तीय पारदर्शिता, विदेशी प्रभाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियां सामने आई है और इसी कारण कई लोकतांत्रिक देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करना सुनिश्चित का एक सामान्य और स्वीकार्य हिस्सा बन गया है। सरकार इसको लेकर काफी पॉजिटिव बातें रख रही है, लेकिन विपक्ष काफी नेगेटिव है और विपक्ष इसकी खामियां क्या है वो ही गिनवाने में लगा हुआ है। एफसीआरए को इसी व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। ये कानून वैध और वास्तविक सामाजिक या परोपकारी गतिविधियों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ऐसा कानून ढांचा उपलब्ध कराना है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जारी रह सके और विदेशी योगदान भारतीय कानूनों के अनुसार प्राप्त, उपयोग और दर्ज किए जा सके। अब आसान भाषा में समझिए, ये तो सरकार और विपक्ष की तरफ से जो बातें रखी गई वो उन बातों को हमने आपको बताया, लेकिन अब आसान भाषा में समझिए कि एफसीआरए क्या है और एफसीआरए पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ विपक्ष की तरफ से और सरकार इसके क्या फायदे गिनवा रही है, क्या वाकई में इस बिल से फायदा होगा, अभी आपको बताते हैं। एफसीआरए वो कानून है जो ये तय करता है कि भारत के व्यक्ति, संगठन, गैर सरकारी संस्थाएं यानी कि एनजीओ, ट्रस्ट और कंपनी विदेशों से मिलने वाले धन को किस तरह से प्राप्त और उपयोग कर सकती है। इस कानून में इसका प्रावधान होगा। इसका संचालन गृह मंत्रालय करता है। एफसीआरए 3 मुख्य काम करता है और यह तय करता है कि कौन विदेशी योगदान स्वीकार कर सकता है, कौन विदेशी योगदान और किन शर्तों पर। सबसे बड़ी बात है कि अगर विदेशी योगदान कोई संगठन, कोई संस्था, कोई एनजीओ स्वीकार करेगी तो वो किन शर्तों पर करेगी और इसका क्राइटेरिया क्या होगा, इसके पैमाने क्या होंगे, पैरामीटर्स क्या होगा। और साथ में यह भी निर्धारित करता है कि उस धनराशि को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाए और उसकी रिपोर्ट कैसे दी जाए। ये कुछ सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित विदेशी फंड से चलने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगाता है। साथ में जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, ये कानून उसे भी रोकेगा। विदेशों से फंड दूसरे पार्टियों को दिए जा रहे हैं। हमेशा विपक्ष की तरफ से आरोप लगा है कि बीजेपी को बाहर से फंडिंग होती है। बीजेपी की तरफ से भी आरोप हमेशा से लगते रहे विपक्ष को लेकर कि बाहर से फंडिंग होती है। तमाम जो आरोप लगते हैं, अगर ये कानून लागू हो जाएगा, ये विधेयक दोनों ही सदनों से पास हो जाता है, पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अगर ये कानून का रूप लेगा तो आरोप जो हमेशा से लगते हुए आए हैं विदेशी फंडिंग को लेकर, वो उसकी समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि इस विधेयक में क्राइटेरिया है, 3 शर्तें जो बहुत जरूरी है। कौन सा संगठन बाहर से फंड ले सकता है, किन शर्तों के आधार पर लेगा और उसको किस तरीके से वहां पर मौजूदगी दिखानी होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी, सारी चीजों का इसमें प्रावधान है इस विधेयक के जरिए। और अगर किसी भी कंपनी को, किसी भी संगठन को फंड मिलता है तो उनको इन शर्तों का पालन करना होगा और क्राइटेरिया के मुताबिक ही वो फंडिंग ले सकेंगे। सबसे बड़ी चीज तो ऐसे में ये विधेयक के फायदे हैं और इस विधेयक के लागू होने के बाद इस तरीके से इसे चलाया जाएगा या फिर ये लागू होने के बाद ये फायदे और ये नुकसान है। हालांकि इस विधेयक का विपक्ष पुरजोर विरोध करता हुआ नजर आया और यही वजह है कि विपक्ष ने पहले ही हल्ला बोल दिया है और अपने तमाम सांसदों को, कांग्रेस ने अपने इन 3 दिनों के लिए यानी 10, 11, 12 अगस्त के लिए तमाम जो उनके जितने भी सांसद हैं उन सभी से अनुरोध किया गया है कि इन 3 दिन सदन में उपस्थिति उनकी जरूर रहे, ताकि अगर सरकार ध्वनि मत से इस बिल को पास कराना चाहे तो वो नहीं हो। पहले एक लंबी चर्चा की जरूरत है और चर्चा के बाद ही इस विधेयक को पास करा लिया जाएगा। और पूरी उम्मीद ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को सदन की कार्यवाही में मौजूद होंगे और
सोमवार के दिन अमित शाह का भी संबोधन सुनने को मिल सकता है। आपको बता दें कि जो सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी वो 22 जुलाई को हुई थी और 13 अगस्त तक ये सदन चलना था, यानी कि चौथे हफ्ते के सिर्फ 4 दिन तक। वीरवार को आखिरी सदन का दिन होगा और तय समय पर जो 13 अगस्त का समय निर्धारित था सदन समाप्ति का, वही यहाँ पर लागू है और तय समय पर ही सदन की कार्यवाही की समाप्ति होगी। लेकिन इस बीच पूरी खबर ये आ रही है कि जो सदन है वो विशेष सत्र के मुताबिक 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और इसके लिए और भी दल हैं, उनसे भी स्वीकृति मांगी जाएगी और उनसे भी अनुरोध किया जाएगा। अब विशेष सत्र का जो समय है वो 16, 17 और 18 तारीख शायद अगर सरकार बुलाती है 3 दिन का विशेष सत्र, और बुलाने की इसलिए और जरूरत पड़ गई है क्योंकि इन 4 हफ्तों की कार्रवाई के दौरान जो 19 बैठकें होनी थी, जो बात होनी थी, सरकार जिस एजेंडे के साथ, जिस मंसूबे के साथ सदन चाहती थी कि चले, क्योंकि काफी खास था, कई ऐसे जरूरी विधेयक थे जिन्हें पारित कराना बहुत जरूरी था। महिला आरक्षण बिल सबसे पहले, परिसीमन बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब एफसीआरए भी सरकार के पास है कि वो पूरी कोशिश है कि सोमवार को पास करा ले, लेकिन मुश्किल है क्योंकि जो विपक्ष पहले से ही इस बिल को लेकर हल्ला बोल चुका है और इस बिल को लेकर पूरी तरीके से अपने मंसूबों को स्पष्ट कर चुका है कि इस विधेयक को वो बिना किसी चर्चा के पास नहीं होने के लिए देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें सभी सांसदों की मौजूदगी की जरूरत है, चर्चा की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये विपक्ष की पूरी तैयारी है। तो जाहिर सी बात है कि एफसीआरए बिल भी इन 3 दिनों में पास हो पाए या नहीं हो पाए, ये आने वाला समय तय करेगा। ये विपक्ष के हंगामे के ऊपर डिपेंड करता है, पूरी तरीके से उनके ऊपर ही इसकी निर्भरता है कि वो सदन को चलने दें या नहीं चलने दें। पूरी उम्मीद थी कि शुक्रवार के दिन जब सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज का दिन काफी सही से बीते, हो हंगामा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विपक्ष एक ही बात पर अभी भी अड़िग है, एंटी पेपर लीक बिल मंजूरी कानून का रूप लेने के बावजूद भी अब जो 20 तारीख को पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई उस पर अमित शाह की बात पर अड़िग है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अड़िग था और इस्तीफा भी हुआ। पूरी ऐसी उम्मीद लगाई गई कि शायद अब सदन की कार्यवाही चल सकेगी, विपक्ष चलने देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हंगामे की वजह से बार बार कुछ मिनटों के बाद कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ रही है और कल भी ऐसा ही हुआ। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, 10 मिनट के बाद हंगामा देखने को मिला। ओम बिरला लगातार विपक्ष से अपील करते हुए नजर आए कि वो सदन को चलने दे, वो सदन को चलने दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और फिर 12 बजे तक के लिए सदन की प्रक्रिया को स्थगित की गई। और फिर जब 12 बजे इस सदन की प्रक्रिया लोकसभा की शुरुआत होती है तो कुछ मिनटों के बाद सोमवार 11 बजे तक के लिए फिर इसे स्थगित करना पड़ा। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। राज्यसभा आधे घंटे के लिए 11 से 11:30 बजे तक चली, 12 बजे तक के लिए फिर स्थगित हो गई और 12 बजे के बाद जब सदन की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई राज्यसभा की, तो वहां पर भी ऐसा ही हुआ। कुछ मिनटों के बाद सोमवार 11 बजे तक के लिए उसे भी स्थगित करना पड़ा। आरोप यही था, किरण रिजिजू बोलते हुए भी नजर आए कि विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले, विपक्ष नहीं चाहता कि जनहित के मुद्दे, देशहित के मुद्दे पर सरकार बात करे, विचार करे, विमर्श करे और जो जिस एजेंडे के साथ इस सदन को चलाने की कोशिश की गई थी या जो शुरुआत में ही, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले दिन किया था तो उन्होंने कहा था कि सदन हमेशा से खास होता है, चाहे वो मॉनसून सत्र हो, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, लेकिन इस बार बहुत खास है और इस बार की तैयारियां अलग थी। पहली चीज तो ये कि जो जंतर मंतर पर बवाल चल रहा था उस पर भी सरकार जानती थी कि जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर विपक्ष उनको घेरेगा ही घेरेगा और इसका जवाब देना ही होगा, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश थी कि 7 विधेयक सदन के पटल पर, जो उनकी पूरी तैयारी थी, रणनीति थी कि इसे लागू करे, चर्चा करे, पास करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब ऐसे में 13 तारीख के बाद जब विशेष सत्र बुलाया जाता है तब उसमें देखने को मिलेगा कि क्या इस विशेष सत्र का जो 3 दिन का अभी बातें चल रही है इसे बुलाने की, क्या उस 3 दिन के सत्र में भी बात बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि महिला आरक्षण और परिसीमन इसे लागू करना बहुत जरूरी है, इस पर चर्चा की जरूरत है। चर्चा होगी तभी ये विधेयक दोनों सदनों से पारित हो पाएगा, क्योंकि इस दोनों ही विधेयक को ध्वनि मत से पास कराना सरकार के लिए भी बहुत एक चैलेंजिंग है और ये नहीं हो सकता। इसमें चर्चा होनी ही होनी है और
इस चर्चा के बाद ही इस विधेयक पर बातचीत कहीं बन पाए, और शायद क्योंकि महिला आरक्षण बिल पहले भी दोनों सदनों के पटल पर रखा जा चुका है, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से, जो बहुमत का आंकड़ा है वो 2/3 का होता है, और बहुमत नहीं होने की वजह से इसे सदन से गिराना पड़ा था, ये पास नहीं हो पाया था। तो ऐसे में सरकार चाहती थी कि इस बार के मॉनसून सत्र में इस पर बात हो जाए, महिला आरक्षण को लेकर बात बने, और ये जो विधेयक है ये पास हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार के 13 अगस्त तक तो मुश्किल है, अगर विशेष सत्र बुलाया जाए तो शायद उसमें बात बने, और शायद इस विधेयक को लेकर चर्चा संभव हो पाए। ये 13 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में ये 3 दिन काफी अहम है। चौथे हफ्ते की शुरुआत सोमवार को हो रही है, और चौथे हफ्ते के 4 दिन सदन के बाकी होंगे, 10, 11, 12 और 13। अब इन 4 दिनों में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी? क्या फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्ष का वही हंगामा देखने को मिलेगा? क्योंकि 11 बजे सदन का समय होता है, और उससे पहले मकर द्वार पर चाहे विरोध प्रदर्शन करना हो, चाहे चंदा चोरी को लेकर एक नाट्य की प्रस्तुति देनी हो, इन सब चीजों में विपक्ष बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लेता हुआ नजर आ रहा है। आज भी चाहे वो नीट पेपर लीक हो, या पेपर बिल हो, या फिर अ, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो, आज विपक्ष के पास 2 ऐसे मुद्दे हाथ लगे हुए हैं जिस पर वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। या ये कह सकते हैं कि सदन में पहले दिन जब बवाल की शुरुआत होती है, तो वो नीट परीक्षा पेपर लीक को गृह मंत्री के मौजूदगी से, गृह मंत्री की वो चाहते हैं कि वो मौजूद हो, बात करे, जवाब दें। लेकिन शाम होते होते बार बार चर्चा के दरमियान बस एक ही बात सामने निकल कर आती है, चंदा चढ़ावा चोरी जो राम मंदिर में देखने को मिला था। हालांकि कार्रवाई जारी है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई जांच, एसआईटी का गठन, तमाम प्रक्रियाएं इन प्रोसेस में है। लेकिन फिर भी विपक्ष के पास इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा हुआ है, और इसी मुद्दे के तहत ही वो अपने आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि शायद वो 2027 के चुनाव की तैयारी भी इसे कह सकते हैं आसान भाषा में। क्योंकि विपक्ष जो अभी तक इस सदन से पहले तक तितर बितर था, मनभेद, मतभेद सभी नेताओं के खुलकर सामने आ रहे थे। इंडिया गठबंधन, जब ये इंडिया गठबंधन नाम पड़ा, जब दल बना, तो आपको याद होगा कि इसमें 26 से भी ज्यादा दल शामिल थे, लेकिन एक एक कर टूट होती गई, और ऐसे में ऐसा लगा कि शायद जो इंडिया गठबंधन का नाम इन्होंने दिया था वो उनका वो सार्थक सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन इस सदन में, इस जंतर मंतर के बवाल के दरमियान जो एकजुटता विपक्ष के नेताओं ने आपसी में दिखाई, और जो एक सभी के सुर एक जैसे मिलने लगे और सभी के सुर एक जैसे नजर आए, तो ऐसा लगा कि शायद जंतर मंतर का बवाल उनके लिए 2027 की तैयारी और 2027 का एक बिगुल फूकने का जरूर काम कर गया है। और यही वजह है कि अब सभी विपक्ष के नेताओं की एकजुटता स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी तमाम तैयारियां हैं, सरकार भी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, हर चीज का जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो एंटी पेपर लीक बिल को लेकर हो, पास कराने को लेकर हो, या फिर और दूसरे महत्वपूर्ण एजेंडे हो। सरकार हर चीज पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का विरोध स्पष्ट रूप से यहां पर देखने को मिल रहा है, और जाहिर सी बात है कि विपक्ष इन 3 दिनों में भी हंगामा करेगा, इस बात को यहां पर नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में सभी को उम्मीद है सोमवार से ही, जब सोमवार की शुरुआत होगी 11 बजे के बाद, जब सदन की शुरुआत होती है, तो उस दरमियान कैसे विपक्ष सरकार की बात को सुने, किस तरीके से आराम से वो चर्चा कर सके। अगर सदन में जो विधेयक पटल पर रखे जाएं, उन पर चर्चा संभव हो, ये सारी चीजें सोमवार को ही पता चल पाएगी। और पूरी उम्मीद है कि शायद सोमवार का जो दिन होगा वो काफी अहम भी होगा, चर्चा के लिए भी अच्छा होगा, और सदन के लिए भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि ये 3 हफ्ते पूरी तरीके से बर्बाद ही हुए हैं। इसे यहाँ पर यही कह सकते कि सार्थक सिद्ध हुआ हो, और बातचीत बन पाई हो, या जनहित के मुद्दों पर बात हो पाई हो। क्योंकि इन 3 हफ्तों में हमने देखा कि हर दिन एक नया बवाल देखने को मिला, सिर्फ समय की बर्बादी हुई, पैसे की बर्बादी हुई, तमाम चीजें हुई। तो ऐसे में सरकार को आने वाले 4 दिनों से बहुत उम्मीद है, क्योंकि चौथा हफ्ता जो है वो सिर्फ 4 दिन का ही होने वाला है। 13 तारीख को क्योंकि सदन की समाप्ति हो जाएगी, और पूरी खबर यहाँ पर यह है कि जो सदन समाप्त होगा वो 13 अगस्त को अपने
निर्धारित समय पे ही होगा, इसे आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और इसलिए और नहीं किया जाएगा क्योंकि पहले ही खबर आ चुकी है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। एक वजह यह भी है कि इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि विशेष सत्र की बात पहले ही सामने आ चुकी है। 13 अगस्त को इसकी समाप्ति होनी लगभग तय है। हालांकि अब वो भी आने वाले 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा कि क्या इसे एक्सटेंड किया जा रहा है या फिर जो विशेष सत्र बुलाने की प्रक्रिया थी क्या इसके साथ ही हो जाएगी या फिर बस इसे एक्सटेंड करने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, 2 से 3 दिन के लिए इसे और एक्सटेंड करना पड़ रहा है। वो इन प्रोसेस है, वो आने वाले समय में तय होगा। इस पर अभी कोई पक्की मुहर नहीं है, ये कह सकते हैं। तो ऐसे में उम्मीदें तो बस इसी बात से हैं कि जब सोमवार को इसकी शुरुआत होगी, एफसीआरए बिल हो या फिर महिला आरक्षण बिल हो या फिर परिसीमन हो, इन विधेयकों पर चर्चा हो। क्योंकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि बिना चर्चा के कुछ नहीं, ध्वनि मत से सरकार पास नहीं कर पाएगी। अपने सांसदों को वो पहले ही अनुरोध कर चुके हैं कि सभी इन 3 दिनों में उपस्थित रहें। इंडिया गठबंधन के जो और दल और भी सांसद हैं, उनसे भी वो अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी अपने सांसदों से अपील करें कि वो इन 3 दिनों के अंदर 100% मतलब 100% मौजूदगी सदन के अंदर उनकी देखने को मिले ही मिले, ताकि इस बिल पर चर्चा हो सके और बिल के सरकार जहां फायदे गिनवाती हुई नजर आएगी, सरकार ये बताती हुई नजर आएगी कि इस बिल से क्या फायदा होगा, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर विरोध करेगी, ये स्पष्ट रूप से जाहिर है। चलिए, अब सभी की उम्मीदें और सभी की नजरें अब सोमवार 11 बजे के बाद शुरू होने वाले सदन पर ही टिकी हुई है। इस खबर पर हम भी लगातार नजर बनाए हुए। फिलहाल के लिए अभी मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 7 भारत। नमस्कार।